नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर टनकपुर से आ रही है। प्रसव के बाद हुई जच्चा और बच्चा दोनों की मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया है। नवजात के जन्म के 2 घंटे बाद महिला की मौत हो गई है। बताया यह जा रहा है कि कोरोना जांच से बचने के लिए महिला का घर में प्रसव कराया गया था। हालत बिगड़ने लगी। खटीमा ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई। तो कोरोना का खौफ इसे कहें या फिर कोई लक्षण थे, लेकिन अस्पताल नहीं लेकर गए और डिलीवरी के 2 घंटे बाद ही मौत हो जाती है। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, ये पूरी खबर बताइएगा। जी हाँ, पूरा मामला टनकपुर का है। टनकपुर वार्ड नंबर 3 का बताया जा रहा है, जहां पर एक जच्चा और बच्चा की मौत हुई है। हालांकि एक आर्थिक कारण भी इसको बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि स्वास्थ्य महकमे को इस बात की 2 दिन तक भनक नहीं लगी। बृहस्पतिवार का मामला बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक जच्चा और बच्चा की मौत हुई है। हमारे सूत्र बताते हैं कि कहीं न कहीं जो परिवार था वो कोरोना के जो टेस्ट हैं उससे बचने की वजह से वो अस्पताल पे नहीं गया। एक जो नर्स थी उसको वहां पर बुलाया गया और उस नर्स के माध्यम से वहां पर डिलीवरी कराने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चे के जन्म में 2 घंटे के बाद उसकी जब माँ की स्थिति, बच्चे की मौत होती है, माँ की स्थिति खराब होती है, उसे खटीमा को रेफर किया जाता है। उस दौरान रास्ते में मौत होती है। हालांकि परिजन इसे सदमा बता रहे हैं कि बच्चे की मौत के बाद माँ का इलाज, लेकिन कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही। कमलेश, ये भी तो हो सकता है कि एक थ्योरी गढ़ दी गई हो। ये कहां से पता चला कि भाई कोरोना के डर से अस्पताल नहीं गए? जो स्थिति थी, एक गर्भवती महिला जिसकी जिंदगी और मौत का सवाल होता है, वो अस्पताल नहीं जाएगी क्या सिर्फ इस वजह से? इसे कैसे मान लिया जाएगा? देखिए, हमारी इस मामले को लेकर स्वास्थ्य महकमे के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई। उनका ये मानना है कि कहीं न कहीं एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है, लेकिन ये अभी तक स्वास्थ्य महकमा या प्रशासन का कोई भी टीम वहां उस परिवार तक नहीं पहुंची है। आज संभवतः 9-10 से 10 बजे के बीच में वहां जाएगी। उसके बाद ये पूरा मामला खुलेगा कि कारण क्या रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही इसको कह सकते हैं, जिसका खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा। एक जच्चा और बच्चे की इसमें मौत हुई है। बिल्कुल, इसके लिए जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बिना जांच के थ्योरीज गढ़ देने से कई बार जो है अपने आप को बचाने की कोशिश की जाती है। यहां पर जांच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। श्रीनगर गढ़वाल से बड़ी खबर आ रही है। यहां के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव में गुलदार के हमले में 38 साल की महिला की मौत हो गई है। गुलदार ने घर में सोते वक्त महिला पर हमला किया, जिसके बाद ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार शव को छोड़कर भाग गया। हाईवे के पास नहर किनारे से महिला का शव बरामद कर लिया गया है। वन विभाग को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 278 नए केस सामने आए हैं। वहीं शुक्रवार को ही कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में 85 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में इस समय 3020 एक्टिव केस हैं। तो ये प्रदेश का कोरोना अपडेट। 278 नए केस सामने आए हैं। कल एक ज्यादा था अगर हम गुरुवार का जिक्र करें। और देखिए किस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना 250 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। उधर राज्य के 4 मैदानी जिलों में आज और कल लॉकडाउन नहीं होगा। कोरोना के हालात पर आज सचिवालय में सीएम जो है मीटिंग लेंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश का कहना है कि सभी जिलों के हालात की समीक्षा की जाएगी। तो जिलों में तो लॉकडाउन नहीं है, लेकिन खटीमा में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से प्रशासन ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने का फैसला किया है। बीते 3 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 से ज्यादा होने के बाद कोरोना मरीजों की वजह से इलाके में 61 कंटेनमेंट जोन घोषित हो गए हैं और इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खटीमा एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने का फैसला लिया और इलाके को सैनिटाइज करने की बात कही है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, एक तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं। पहले तो ये कहा गया कि चलिए त्योहार है इसलिए लॉकडाउन नहीं रखेंगे। पिछले हफ्ते की बात करें, इस हफ्ते आप 4 मैदानी जिलों में नहीं रख रहे हैं, खटीमा में रख रहे हैं, वहां पर केसेस हैं। इसे कैसे लिया जाए? क्या ये कोई कंफ्यूजन की स्थिति है या फिर इतना ज्यादा होमवर्क है कि आपको लगता है नहीं हम ऐसे स्टेप्स बढ़ा के लड़ाई जीत लेंगे कोरोना से?
बिल्कुल जीनत, सबसे बड़ी बात यह कि कल एक दिन में 10 डेथ हुई है और अब तक 112 डेथ हुई है, जिसमें 107 डेथ जो 85% डेथ है वो देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 85% के आसपास जो डेथ का नंबर है वो भारत में अभी 2.05% है मोर्टेलिटी का रेट, और उत्तराखंड में 1.26 है। अब ये बात चिंता बढ़ाने वाली है। दूसरी बात, जो आपका सवाल था कि लॉकडाउन नहीं है और क्यों नहीं है, इसके पीछे कल जो बैठकें हुई, उद्योग को लेकर एक बैठक हुई कि इंडस्ट्रीज को कैसे चलाया जाए, तो मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। वहीं लोगों को यह कहा गया कि आप सतर्कता बरतें। तो सरकार अब फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं चाहती कि लॉकडाउन ज्यादा किया जाए। सरकार का यह मानना है कि अगर लोग सतर्कता बरतेंगे और खुद सतर्क रहेंगे, खुद के बचाव के उपाय करेंगे, तो शायद स्थितियां और बेहतर हो। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अनलॉक की जब स्थितियां रही जीनत, अनलॉक में नंबर बढ़ा, डेथ का जो बड़ा नंबर है वो अनलॉक में 107 लोग अनलॉक में डेथ हुए हैं और सिर्फ 4 लोगों की डेथ हुई थी जब अनलॉक नहीं था। तो 12 जून, 24 जून, फिर 4 अगस्त। तो अब सरकार को यह लगता है कि जो गतिविधियां हैं वो चलती रहे, इंडस्ट्री जहां चल रही है वो चलती रहे, लेकिन अब हर एक शख्स को यह समझना होगा कि उसकी जिम्मेदारी है। अब बात आती है कि अस्पतालों की व्यवस्था। मुख्य सचिव ओम प्रकाश का एक कहना है और उनका जो बयान आया था 2 दिन पहले कि हमारे पास अस्पतालों में भी व्यवस्था पूरी है, ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी को घर में आइसोलेट किया जाए, घर में इलाज की जरूरत हो। तो अब चुनौती, आज जो बैठक होगी 10 बजे सचिवालय में, उसमें इसी विषय पर बात होगी कि एक तरफ आपको अपने व्यावहारिक काम भी करने, लोगों का कामकाज भी चलता रहे, लॉकडाउन किया जाए या ना किया जाए, और उसके साथ साथ कोरोना के नंबर्स को कैसे रोका जाए, यह चैलेंज रहेगा जीनत। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन सरकार अपनी तैयारी जो भी करे, इंडस्ट्रीज की बात करे, लेकिन एक बात जो है वो अब आप समझ लीजिए कि आपको अपनी जान की हिफाजत खुद करनी है। आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसे जितना जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का जिक्र करेंगे जिस पर बवाल हो गया है प्रदेश में। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब सीएम ऑफिस दलालों से मुक्त हो गए हैं। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि सीएम आवास और सचिवालय तक दलालों से मुक्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और अब ऑडिट से सच्चाई सामने आ रही है। हालांकि सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इससे पहले हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन पर आरोप लगते रहे हैं। आज हमारा जो सचिवालय है, आज मुख्यमंत्री का आवास है। आज तमाम जो माफिया लोग रहते थे, जो एक लाइजनिंग अफसर बन करके लाइजनिंग का काम करते थे, या दलाल कहना चाहिए, आज उसे पूरी तरह हमारा जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है उसको हमने मुक्त किया है। इसी तरह से जो ये चीज़ें कब पकड़ में आते हैं, जो ऑडिट होता है और उसमें पारदर्शिता होती है, तो पारदर्शिता के साथ इसलिए हमने कहा कि हर काम का ऑडिट होना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ी तो थर्ड पार्टी ऑडिट भी होना चाहिए, ताकि ये पारदर्शिता बनी रहे और जो जनता जो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जनता जो सरकार को बनाती है, उनका और जनता का विश्वास ये बना रहे। किन-किन विभाग तो इस बयान पर बवाल होना भी लाजमी था। बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया। इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि सीएम साहब जनता से पूछें क्या है हकीकत। बता दें कि सीएम ने दावा किया था कि उनके कार्यकाल के दौरान सीएम दफ्तर पूरी तरह से करप्शन फ्री हो गया है। और मुख्यमंत्री जी इस तरह के बयान देने के बाद जनता से मूल्यांकन करें ना प्राप्त कि सब कुछ करप्शन फ्री कर दिया, खुशबू बिखेर दी हुई अपने दफ्तर में। करप्शन फ्री वो इसी को मानते हैं कि उनके दफ्तर में नगद पैसे नहीं लिए जा रहे। तो प्रदेश में कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन खबर आपको बताते हैं। राज्य में चावल घोटाले पर सियासत गर्मा गई है। 2016-17 में हुए कथित चावल घोटाले पर तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रीतम सिंह का बयान आया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि अगर कागजों में राशन बांटा तो दोषियों पर कार्रवाई करें। यही नहीं, प्रीतम ने कहा है कि 600 करोड़ का घोटाला कैसे घटकर 18 करोड़ रुपए का हो गया। इसके लिए प्रीतम सिंह ने चैलेंज किया है कि उनके पिता से लेकर अब तक की उनकी संपत्ति की जांच कर ली जाए। मैं उस समय खाद्य मंत्री था और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर कागजों में बटा है तो जांच कराओ ना। हमने जांच से रोका क्या? आप जांच कराइए और जो लोग दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कौन रोक रहा है? आज कौन सरकार में है? आज आप बयान देकर के क्या साबित करना चाहते हैं? 600 को घोटाला बताया था ना, अब 18 पे आ गए ना, 18 करोड़ पे।
इससे पहले साल 2016-17 में हुए चावल घोटाले की ऑडिट रिपोर्ट पर सीएम का बयान आया था। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि पिछली सरकार में हुए इस घोटाले में राशन कागजों में बंटा, लेकिन अब ऐसा नहीं है और सभी जगह गरीबों को अच्छी क्वालिटी का राशन मिल रहा है। जब सरकार बनी थी, सरकार बनने के कुछ महीनों बाद हमने इसको पकड़ा था कि केवल कागज आते हैं, राशन पहुंचता ही नहीं है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो राशन का चावल पहुंच रहा है, जो राशन पहुंच रही है, वो बहुत बेहतर क्वालिटी की पहुंच रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत देहरादून से गैरसैंण के लिए रवाना हो चुके हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब गैरसैंण में सरकार का कोई कामकाज नहीं हो रहा। न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व सीएम ने कहा है कि चाहे हालात जो हो, लेकिन सच ये है कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इसलिए वो वहां ये देख कर आएंगे कि जमीन में क्या बदलाव आया। हरीश रावत ने कहा, कोरोना में सरकार पूरे झाम ताम के साथ न जाती, लेकिन कोई तो जा सकता था, इसलिए हालात देखने वो खुद निकले। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के बाद सरकारी गजट नोटिफिकेशन का से धरातली अंतर क्या आया है? आखिर सरकार गई है, सरकार का बोर्ड, राजधानी का बोर्ड लग गया। राजधानी का अर्थ है गवर्नेंस, तो वो गवर्नेंस वहाँ पर दिखाई दे रही है। किस रूप में दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है, ये सब हमें उत्साहित करेगा। और अब बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत को छपास की बीमारी हो गई है और वो सिर्फ बयानों के जरिए सुर्खियों में रहना चाहते हैं। ये हरीश रावत को एक छपास की बीमारी हो गई। हरीश रावत जी को हमारे बहुत वरिष्ठ, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। गैरसैंण जाके क्या करने वाले हैं? बिना अर्थ ही कोई काम को करना, ये छपास की बीमारी होती है, तो इसलिए उन्होंने वहां गए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उधम सिंह नगर के एक ढाबा मालिक को पकड़ने और फिर चरस के साथ गिरफ्तारी दिखाने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ और हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही एक हफ्ते में जांच शुरू करने को भी कह दिया है। हाईकोर्ट ने 5 पुलिस वालों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अब 19 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। आरोप ये है कि पुलिसकर्मियों ने ढाबा मालिक को जबरन कार में बैठाया, बाद में चरस के साथ गिरफ्तारी दिखा दी और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दूसरे दिन आकर पुलिस ने सीसीटीवी भी डिलीट कर दिया, लेकिन बाद में कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज पेश कर दिया गया, जिस पर अब हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई की। रामनगर के टेड़ा में बाघ देखे जाने से हड़कंप मचा हुआ। ये बाघ तिलमठ महादेव मंदिर के पास देखा गया। ये क्षेत्र मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए जाना जाता है। यहां बड़ी संख्या में लोग वॉक के लिए आते हैं। क्षेत्र रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में मौजूद है। वन विभाग ने अभी ये वॉक पर जाने वालों से सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने जनता से अपील की है कि यहां बहुत सुबह और शाम ढले घूमने से बचें। साथ ही अगर घूमने जाएं तो कुछ लोगों के साथ ही जाएं, अकेले जाने से खतरा है। केदारनाथ रूट में जंगल चट्टी के पास हादसा हुआ। पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक खच्चर वाला चोटिल हो गया है। पहाड़ी से एक पत्थर गिरा जो खच्चर वाले को लगा और बाद में उसे सोनप्रयाग के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खबर नैनीताल से आ रही है, जहां कई इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी है। ग्रामीण इसकी मांग को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। रौखड़ के लोग भी सड़क के लिए आंदोलन कर रहे हैं और इसमें स्थानीय लोगों का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से सहयोग नहीं मिलने पर गांव वालों ने सड़क बनाने की ठानी और खुद ही सड़क भी बना ली और आसपास के लोगों का जन सहयोग मिला। उसके बाद जो है इन्होंने ये सड़क बनाई। अब जहाँ खोदना है ना, आज से 4-4.5 किलोमीटर अपने स्कूल दूर जाना पड़ता है और काफ़ी बरसातों में तो पहाड़ और पेड़ टूटने का भी डर रहता है तथा नदी और नाले इतने बढ़ जाते हैं कि हम स्कूल जा ही नहीं पाते। अगर वर्षा में भीग जाते हैं तो फिर हमें महीने भर घर रुकना पड़ता है। अच्छा लगा यहाँ के नौजवान जो हैं इस श्रमदान से रोड को बना रहे हैं और एक अपने मंजिल को पाने के लिए इतना श्रम कर रहे हैं और मुझे भी बड़ा खुशी हो रही है कि मैं भी यहाँ, मेरा ससुराल है
और मैं भी इसमें सहयोग करूं। फाइल भेजने के बाद चारों आपत्तियों को निस्तारित करके उसको पुनः अपलोड कर दिया गया है और स्वयं जो भारत सरकार के नोडल ऑफिसर हैं सनी गोयल जी, मेरी उनसे व्यक्तिगत बात हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भारत सरकार में जब हमारा ये पुनः प्रस्ताव जाएगा। खबर विकासनगर से है, जहां बिजली कटौती के खिलाफ बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि अघोषित बिजली कटौती से परेशान वो हो चुके हैं। कई गांव में तो वोल्टेज से लोग परेशान हैं। लो वोल्टेज यानी कि ना के बराबर बिजली, एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ बिजली कटौती से जिंदगी दूभर हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसे लेकर कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन समाधान अब तक नहीं हुआ है। कोटद्वार में ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए जमीन का मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए जमीन दिए जाने की मांग को लेकर अब उसके समर्थन में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी उतर आए हैं और सरकार पर कोटद्वार के लोगों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। आरोप है कि निगम की ओर से सरकार को कई प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन सरकार जमीन देने को तैयार ही नहीं है। उधर हल्द्वानी की आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया है कि कोरोना के डर की वजह से माहौल के बीच वो अपनी पूरी ड्यूटी दे रही हैं। कई आशा कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके सरकार उनकी सैलरी को लेकर कोई फैसला नहीं कर रही है। न्यूनतम वेतन की मांग वो लंबे समय से कर रही है। कई बार आंदोलन किया। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय आंदोलन शुरू कर मांगों के निस्तारण की मांग की। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने काशीपुर और बाजपुर की राजकीय चिकित्सालय में प्रदर्शन किया। बाजपुर में धरना प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स ने मुख्यमंत्री को संबोधित किया। ज्ञापन तहसीलदार को सौंप दिया। विकासनगर के अश्वमेध यज्ञ स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। पर्यटन विभाग यज्ञ स्थल पर न केवल पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाने की दिशा में काम कर रहा है, बल्कि पर्यटक स्थल तक पहुंचने के लिए सड़क का निर्माण भी करेगा। पर्यटकों के साथ साथ इतिहास प्रेमी आसानी से इस ऐतिहासिक धरोहर स्थल तक पहुंचने के साथ इसके बारे में जानकारी जुटा सकेंगे, ऐसा प्रशासन का कहना है। 3री सदी में राजा शील वर्मन ने अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ जो है वो करवाया था, जो 1952 में हुई खुदाई से मौके पर मिले अवशेषों के बाद सामने आया। मौके पर अभी हवन कुंड समेत अन्य पौराणिक अवशेष भी मौजूद हैं। जगत ग्राम में एक पुरातत्व विभाग का एक अश्वमेध यज्ञ स्थल है और काफ़ी ऐतिहासिक और मायने हैं जिसके, तो उस संबंध में अभी पर्यटन विभाग से उसमें उसकी जो रास्ता है उसके लिए रोड बनाने के लिए विचार किया जा रहा है और उसमें लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, तो उसके भी प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुकी है। कोरोना काल में चंपावत के दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं को लेकर महिला बाल विकास विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। विभाग अब जन जन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से सीधा संवाद करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। मकसद दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाएं अपनी समस्याओं को सीधे बता सकेंगी। साथ ही विभाग द्वारा हर बार संबंधित विभागों के अधिकारियों से सप्ताह में एक बार सीधा संवाद कर सकेंगी। चूंकि कोविड चल रहा है तो ये कोशिश की जा रही है कि गूगल मीट ऐप के थ्रू हो और ये ऑनलाइन मोड पे भी चल रहा है और फेसबुक के माध्यम से भी हम लाइव आ रहे हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड के दौर पे भी जानकारियां ले सकें और इसका लाभ ले सकें। और कोशिश ये है कि इसमें सारे विभागों के विभागाध्यक्षों को हर बुधवार को बुलाया जाए और वो अपनी संबंधित योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचा सकें। खबर हरिद्वार से है, जहां कोरोना की वजह से हुई मौत के बाद 50 लोगों की अस्थियों को सती घाट पर पूरे विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित किया गया। अंतिम संस्कार के बाद मृतकों के परिजनों को, क्योंकि कोरोना के डर की वजह से उनके अस्थियों को लेकर नहीं जा पाए, दिल्ली के शमशान घाटों पर इन लोगों की अस्थियां लावारिस पड़ी हुई थी, जिसे लेकर श्री राजमाता झंडेवाला आश्रम के परमाध्यक्ष राजेश्वरानंद महाराज आगे आए और सभी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। के माध्यम से ये मैसेज दे रहा हूँ, कहीं पर भी किसी का कोरोना से डेथ हो गई हो, मैं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हूँ। और कोई आदमी भी अगर किसी के पास ऐसी कोई अस्थि अवशेष हो, जिनको फूल कहते हैं, वो हो, बाइज्जत सनातन धर्म की विधि के अनुसार मैं सती घाट पर लाकर उसको विसर्जित करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। के माध्यम से ये मैसेज दे रहा हूँ कि
कोरोना महामारी की चपेट में कई जेलें आ गई हैं और जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कैदियों की अगर बात करें तो संख्या बढ़ती जा रही है और उन्हें प्रोटीन युक्त आहार, राजमा, अंडा, हॉर्लिक्स की मात्रा दी जा रही है ताकि वो जल्दी रिकवर करें। और जो कैदी शारीरिक रूप से कमजोर है उनको दूध, विटामिन की गोलियां भी दी जा रही हैं और साथ ही 15 दिनों में कैदियों का मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा। राजमा और मूंग दाल की सब्जियां जो है अल्टरनेट दिया जा रहा है। जो कमजोर कैदी है, जिसका वजन कम है या बीमारी है, बहुत कमजोर है, उनको हॉर्लिक्स देने के लिए 1 साल तक ये प्रोविजन भी किया है ताकि हमारा कैदी उनसे उनका इम्यूनिटी बढ़ा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।